लोकतंत्र में आज बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी हुई। और अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है कि लोग कोरोना के वार्ड में उसके आसपास भटकने से भी डर लगता था। सिहर जाते थे कि अगर कोई कह दे कि किसी के घर में कोरोना हो गया, पूरी पूरी कॉलोनी में उनके घर के आसपास लोग नहीं आते थे। अस्पताल में तो जाना बहुत दूर की बात है। और अब कोरोना अस्पतालों के पास मेडिकल वेस्ट खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। ये इतना खतरनाक है कि कोरोना से लेकर कैंसर तक इतनी खतरनाक बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। आप ये जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, ये खबर बिहार से है, लेकिन ये एक इस तरह की खबर है जिसपे हम पूरी तरीके से पूरे देश व्यापी एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है सरकारों का जागना। सिर्फ इस बात का कि अभी कोरोना के केस नहीं बढ़ रहे, सरकारें सो नहीं सकती और हमें भी इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा। हम बिहार के दो बड़े सरकारी अस्पताल, पटना की हम बात कर रहे हैं, दो बड़े सरकारी अस्पतालों का हाल आपको दिखाएंगे, जहां एजेंसियों को मेडिकल कचरे से निपटारे का काम दिया गया, लेकिन एजेंसियां और सरकार दोनों सोती रही, लापरवाह रही। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पटना से साकेत कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। जब कोरोना के चलते मास्क पहनने और दूरी रखने को कहा जा रहा है, तो पटना के दो बड़े सरकारी अस्पतालों पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एनएमसीएच यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल वेस्ट को खुले आसमान के नीचे यूं ही फेंक दिया जाता है। हो सकता है कि इन ग्लव्स को पहनकर कोरोना मरीज का इलाज किया गया हो या किसी दूसरी खतरनाक बीमारी के मरीज का इलाज करते वक्त इसे पहना गया हो, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। इस्तेमाल के बाद इन ग्लव्स को सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया। सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्ट की किट भी इधर उधर पड़ी हुई है। जमीन पर गिरी नीडल अगर चुभ गई तो ये लापरवाही कोई बड़ी बीमारी भी ला सकती है। ये हाल बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच का है। अभी हम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से यहाँ है वो आपको हम दिखाते हैं। एक तो आप देखेंगे कि आप जिधर से भी गुजरेंगे आपको यहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है वो आप देखिए, कोविड के जांच किट है, आरटीपीसीआर का जो सैंपल कलेक्शन का जो किट है, ये तमाम चीज़ें आपको जगह जगह यहाँ पर फेंकी हुई मिलेगी। मेडिकल कचरे के ढेर पर कौवे, कबूतर और कुत्ते मंडराते रहते हैं। ये किसी खतरनाक संक्रमण को आम लोगों के घर तक ले जा सकते हैं। पीएमसीएच के बाद आपको ले चलते हैं उस जगह जहां एनएमसीएच का मेडिकल वेस्ट डंप किया जा रहा है। काम कर रहे दो लोगों में से एक ने मास्क नहीं पहना था, दूसरे का मास्क भी नाक के नीचे है। यहाँ का हाल भी पीएमसीएच से कुछ अलग नहीं है। अभी हम यहाँ पर एनएमसीएच में हैं पटना के, और यहाँ पर तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जो मेडिकल वेस्ट है वो यहाँ पर आप देखिए ठेलों के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है और ये आप देखिए यहाँ पर इसको डंप किया जाता है। ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये मेडिकल वेस्ट को यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं इसमें कोताही हो रही है, क्योंकि जगह जगह आपको यहाँ पर आप दिखेगा जहाँ खुले में सिरिंज फेंका हुआ है। जो कोविड के टेस्ट किट जो है वो है यहाँ पर देखिए कई तरह के आपको देखेंगे ब्लड सैंपल्स के जो किट हैं, उसके अलावा जो ब्लड चढ़ाने के लिए जो थैले होते हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसे ही फेंके हुए हैं। अब आपको बता दें कि मेडिकल वेस्ट का अगर नियम के मुताबिक निपटारा न किया गया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर बायोमेडिकल कचरे को 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर नष्ट नहीं किया जाता है तो ये लगातार डायोक्सिन और फ्यूरांस जैसे ऑर्गेनिक प्रदूषक पैदा करता है, जिनसे कैंसर हो सकता है। कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विकास और प्रजनन संबंधी बीमारियां तक हो सकती हैं। मेडिकल वेस्ट के कई ऐसे खतरे हैं जिनका आम आदमी को अंदाजा भी नहीं है।
प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट में जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर बैक्टीरिया वगैरह, उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं विकसित होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित होने से क्या होगा कि मान लीजिए आपको कोई समस्या हो जा रही, बुखार ही हो गया, तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो असर करता है, और अगर आप पर कोई दवा ही असर न करे, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए किसी बैक्टीरिया में, तो फिर दवा का कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर इलाज कैसे होगा। पटना के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल कचरे के निपटारे का काम 3 कंपनियों को दिया गया है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। साथ ही निगरानी की भी कमी है। डॉक्टर इन एजेंसियों के काम पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये लोग रोज आते नहीं हैं, पैसा तो लेते हैं रोज के लिए, आते नहीं हैं, और अगर आते हैं कभी भी तो वेस्ट को जो है वो लोग गलत जगह पर माने आम खेत में फेंक देते हैं। तो ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है। एजेंसी है वो पालन नहीं कर रहे हैं और उसको जहाँ तहाँ इधर उधर फेंकते हैं। इंसिनेटर भी जो पटना मेडिकल कॉलेज में है, एकदम अप टू द मार्क नहीं है, छोटा सा है। मेडिकल कचरा संक्रमण के एटम बम से कम नहीं है। ये बम फटा तो गंभीर बीमारियां तेजी से फैलेंगी, प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। कोरोना संकट की वजह से मेडिकल वेस्ट बढ़ गया है और इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। पटना से साकेत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। ये पटना के 2 सबसे इंपॉर्टेंट अस्पताल हैं, सबसे ज़रूरी अस्पताल हैं, जहां पे कोरोना के साथ साथ पूरे बिहार से जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं वो वहां पहुंचते हैं। मैं एक ग्राफिक के जरिए पहले आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूं कि कितना मेडिकल वेस्ट हमारे पूरे मतलब किस तरीके से मेडिकल वेस्ट जो है वो देश के अंदर इस समय निकल रहा है। कोरोना के बाद ये मात्रा और बढ़ती ही जा रही है। एक साल में करीब भारत के अंदर 45,000 टन मेडिकल वेस्ट निकलता है। इसमें जो हमने सीपीसीबी और सीएससी जो स्रोत हैं वहां से जानकारी निकाली है। मई के महीने में 230 टन प्रतिदिन मेडिकल वेस्ट निकल रहा है इस पूरे देश में। अप्रैल की तुलना में 46% ज्यादा है। ये मई 2021 और अप्रैल 2021 की हम बात कर रहे हैं। पहले हर महीने करीब 146 टन प्रतिदिन निकलता था। आप समझ लीजिए कि उससे 46% ज्यादा निकल रहा है। जून और दिसंबर में पिछले साल की अगर हम बात करें तो कोविड का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो अभी तक 2020 जून से 2020 दिसंबर तक 33,000 टन मेडिकल वेस्ट निकला है। इसके लिए बहुत बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं किस तरीके से इस मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी साकेत के पास। साकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। हमारे साथ विमलेंदु झा साहब भी जुड़ रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनसे भी ये बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कितना बड़ा खतरा है। और डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं LNJP के, दिल्ली का सबसे बड़ा प्रमुख अस्पताल जिसने कोविड-19 की लड़ाई दोनों वेव्स में सबसे अग्रणी श्रेणी में रह के लड़ी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं साकेत आपसे समझना चाहता हूं, आपकी जो रिपोर्ट हमने देखी और अभी भी जहां आप खड़े हुए हैं उसके पीछे मैं पूरा ये ढेर देख सकता हूं, कचरा ही कचरा दिखाई पड़ रहा है। ना तो उन लोगों के लिए जो वहां आसपास रहते हैं और ना ही जो लोग इसको बीनने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है उनके लिए। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है कचरे को लेकर। और हमने ये सरकारी 2 बड़े अस्पताल हैं बिहार के, इसमें PMCH और NMCH है, तो इन दोनों अस्पतालों में हमने जाकर यहाँ पर रियलिटी चेक किया कि किस तरह से कचरे को, जो मेडिकल वेस्ट है उसको लेकर कोताही बढ़ती जा रही है, खुले में डंप किया जा रहा है। अभी भी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहीं पर NMCH का ये नज़ारा है। और यहाँ देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में कचरे जो हैं वो फेंके गए हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि कई यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं जो कि अस्पताल के अंदर का जो कचरा है उसे लेकर आता है यहाँ पर और यहीं पर इसे डंप किया जाता है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन लोगों से जब हम लोगों ने बात की थी, हमारी टीम ने बात की, तो इन लोगों ने कहा कि यहीं पर हमें जलाने के लिए भी कह दिया जाता है। और कई ऐसी तस्वीरें भी दिखी, विजुअल्स भी दिखे हमें जहाँ पर उसे जलाया गया था। तो ये कितना घातक होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो काफ़ी
रिहायशी है, क्योंकि ये जो जहाँ पर ये कचरा डंप किया जा रहा है वो एनएमसीएच का बैक पोर्शन है, बैक का ये इलाका है और इसके बाउंड्री के बाहर पूरा रिहायशी इलाका है। आप देख भी पा रहे होंगे कि कई घर यहाँ पर है और वहाँ पर इस तरह से मेडिकल वेस्ट को जलाया जा रहा है। और ख़ास करके जो ये एनएमसीएच है, यहाँ पर कोविड के दौरान इसको स्पेशली कोविड के लिए इस अस्पताल को बनाया गया था और यहाँ पर दूसरे मरीज नहीं रह रहे थे और अभी भी जो कोविड के मरीज आते हैं तो उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे में इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है मेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करने के नाम पर, वो कहीं ना कहीं जानलेवा है और लोगों को इससे निश्चित तौर पर खतरा है। और जो तस्वीरें लगातार दिखी भी कि जगह जगह रास्ते में अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सिरिंज, नीडल्स और साथ ही साथ जो कोविड के जांच किट है या आरटीपीसीआर की किट है, ये तमाम चीजें आपको रास्ते पर गिरी हुई दिखी। कोई आपने जब ये खबर दिखाई और रिएक्शन की कोशिश करी, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या इसके ऊपर साकिब? देखिए, बिल्कुल हमने इस पे स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो स्वास्थ्य मंत्री ने तो पहले मानने से इसे इनकार कर दिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हमने कहा कि हमारे कैमरे में पूरी तस्वीर है तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा कह सकते हैं चूक है। और अगर इस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 एजेंसियों को टेंडर दिया जाता है इसी मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए और उन 3 एजेंसी के द्वारा ही सभी अस्पतालों से कचरे का उठाव किया जाता है। ठीक है, और उसे ले जाकर स्वास्थ्य मंत्री ने बिल्कुल जैसी नेताओं से उम्मीद होती है पहले तो मना ही कर दिया, उसके बाद जब साकेत ने उनसे बोला कि मंगल पांडे साहब से कि देखिए हमारे पास तस्वीरें हैं, तब कहा कि इस पे जांच कराएंगे। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि कैसे इन एजेंसीज को टेंडर मिल गया जो एजेंसीज अभी तक अपना पूरा काम नहीं कर रही। विमलेंदु झा हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, एलएनजेपी से भी बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, किस तरीके से दिल्ली के अंदर आप लोग कोशिश करते हैं कि ये इस तरीके से फैला हुआ ना मिले? क्योंकि दिल्ली में भी हमने पहले कई बार खबरें दिखाई थी, कई अस्पतालों के बाहर लापरवाही इस तरह की हो रही थी। प्रोसेस क्या होता है और कितना खतरनाक हो सकता है ये बायोमेडिकल वेस्ट? माफी चाहूंगा, डॉक्टर सुरेश कुमार का ऑडियो जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं फटाफट इसको ठीक करा के एक बार दोबारा से उनके साथ जुड़ते हैं। विमलेंदु, मतलब ये शायद ऐसी चीज होगी जो आप भी सुनते ही जा रहे होंगे जब से कोरोना शुरू हुआ है और हम भी बताते ही जा रहे हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है, फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा। पटना की हमने एक स्टोरी दिखाई, हम हर जगह जाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन जो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है, लगता है कि देश उसमें अभी बहुत पीछे है। एब्सोल्युटली अंकित, अगर आप देखें तो हमारे देश में सिर्फ 200 ऑथराइज CBWTFs हैं। CBWTFs वो एक यूनिट होता है जो कि एक ऑथराइज सेंटर होता है इंसिनरेशन का बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, और उसकी संख्या सिर्फ 200 है। ये स्टोरी जो आप दिखा रहे हैं वो सिर्फ पटना की है, एक राज्य की राजधानी है। स्थिति जो अगर पटना के बाहर आप मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर या आरा या छपरा या उसके आसपास के गांव में जाएंगे तो स्थिति इससे भी भयावह है। यहाँ तो कम से कम निर्धारित रूप से किसी को टेंडर दिया गया और उस टेंडर वाले एजेंसी ने अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। साथ ही साथ हमें ये भी बात समझना बहुत आवश्यक है कि कोविड के दौरान बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेशन सिर्फ अस्पतालों में नहीं हुआ, लगभग दिल्ली के अंदर जो अनुमान लगाया जाता है कि 30 टन से ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेशन जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे हुआ। तो अगर 18.8 टन बायोमेडिकल वेस्ट पर डे का एवरेज हम कहते हैं मई 2021 में दिल्ली के अंदर अस्पतालों के अंदर हुआ है, तो बहुत सारा जो है बायोमेडिकल वेस्ट वो घरों में हुआ, क्योंकि हमने देखा कि होम आइसोलेशन में लोग थे। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। इसके लिए अगर हम प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो एक पेंडेमिक को डील करने के लिए हमें एक दूसरे लॉन्ग टर्म पेंडेमिक और थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, और हम जब एनवायरमेंट की बात करते हैं तो रोमांटिक तौर पे हम एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि उस वेस्ट को अगर छोड़ दिया जाता है या उस वेस्ट को जला दिया जाता है, बहुत सारी स्टोरीज विश्व के अलग अलग इलाकों से आ रही है, जबकि ये सारा का सारा माइक्रोप्लास्टिक हमारे वाटर बॉडीज के साथ, हमारे मेरीन लाइफ के साथ इंटरैक्ट करने के साथ हमारे फूड सिस्टम में घुस रहा है। तो एक हमें इसे फोर वार्न करके, इसको फोर अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर कदम उठाना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की है। इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी है कि हम कैसे सिर्फ हर 1 घंटे में मास्क बदलने की आदत से हम तो सेफ रह सकते हैं, लेकिन उसी मास्क को अगर हम अपनी नदी, अपने तालाब, अपने आसपास के इलाकों में फेंकेंगे तो उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगा। आप मास्क पहन रखिए, आपको लगता है कि आप सुरक्षित है, पर वो घूम फिर कर वापस आपके ऊपर आने वाला। डॉक्टर सुरेश कुमार, उम्मीद है कि ऑडियो अब सुधर गया होगा। डॉक्टर सुरेश कुमार, मैं आपसे समझना चाहता हूं कितना खतरा होता है
अगर इस तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट अनअटेंडेड रहे, इसी तरह से फेंक दिया जाए, लोग जो वहां पे उसको उठा रहे हैं, बीन रहे हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके आसपास के इलाकों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, पानी में जा रहा है, कितना खतरा होता है लोगों के लिए? डॉक्टर साहब, को मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि वो समस्या थोड़ी जटिल हो गई है। डॉक्टर साहब के साथ कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। ये भी कोरोना के ही साइड इफेक्ट हैं, हमको इस तरीके से बात करनी पड़ती है, सही तरीके से अपने लोगों को नहीं पहुंच सकते। अच्छा, डॉक्टर सुरेश कुमार से हमारा संपर्क जुड़ गया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था, कितनी बड़ी समस्या है बायोमेडिकल वेस्ट का इस तरीके से खुले में पड़े रहना? क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं लोगों को? बहुत बड़ी समस्या है। इससे इन्फेक्शन फैलता है, और क्योंकि कोरोना में तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ता, वी हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि कोरोना काल में जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन है वो 5 से 10 गुना बढ़ गया है, और इससे इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है कि यदि हमें उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, वो ही बीमार हो जाएंगे। और इसके लिए गाइडलाइंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें वो डिस्पोज करना होता है। दिल्ली में हमने ये किया कि जब बहुत ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा था, तो हमने एजेंसी से बात पे और पर केजी उसका जो वो वेट के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज कर रहे थे। इसके साथ साथ नगर निगम की भी हमारी एक्स्ट्रा गाड़ियां, डेली हमारी जो व्हीकल्स थी उनको बढ़ा दिया था, और हमने पूरा इंश्योर किया कि कहीं पर कोई भी जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन ना हो। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोशिश ये थी दिल्ली में कि इस तरीके की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो, पर क्या तरीका है, किस तरीके से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग करके डिस्पोज ऑफ किया जाए? फटाफट मैं बताता हूं, उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको ये दिखाना नहीं है कि देखिए मुसीबत कहां है, मुसीबत तो आपको बतानी है, साथ के साथ उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो बताने पड़ते हैं। ये सेग्रीगेशन का है, जिससे कि आप भी समझे, क्योंकि आपके घर में भी ग्लव्स हैं, आपके घर में भी आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं कोरोना के टाइम में, तो ये सारी चीजें आप भी किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जो ग्रीन बैग होता है वो बायोहजार्ड बैग होता है, इसमें मरीजों का बचा हुआ खाना, पेपर, टिश्यू और वाटर बॉटल्स वगैरह जो हैं वो ग्रीन बैग के अंदर आप डालिए, जिससे कि इसको सेग्रीगेट करके इसको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी मिले। रेड बैग जो होता है वो ब्लड बैग, डायलिसिस किट, आईवी सेट, ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट जो है उन सब चीजों के लिए, आपके घर में भी आप ग्लव्स वगैरह निकालते होंगे, उनको ऐसे मत फेंक दीजिए क्योंकि कोई और उससे संक्रमित हो सकता है। येलो बैग जो होता है वो कॉटन, मास्क, लैब का वेस्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बाकी जो चीजें होती हैं इत्यादि, उनको डालने के लिए होता है। और जो ब्लू बैग है, कांच की शीशी, मेडिकल जो मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कांच से जो दूसरे सामान होते हैं, उन सब को डालने के लिए ब्लू बैग होता है। तो अगर आप ये सब चीजें, व्हाइट बैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडल और कांच के टुकड़ों को इसके अंदर बंद करके रखा जाता है, तो कम से कम लोगों को पता होगा, जो आपके यहां से कचरा उठाने आ रहे हैं उनको पता होगा कि किस बैग के अंदर क्या है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। प्लांट के अंदर जलाकर इसे नष्ट करना होता है। ये प्लांट भी एक विशेष प्रकार का प्लांट होता है, जिसके बारे में विमलेंदु हमें बता रहे थे। लिक्विड वेस्ट को ईटीपी प्लांट में ट्रीट करने के बाद ही उसका डिस्पोजल करा जाता है। अगर आप देखें तो जो केमिकल और हाई टेम्परेचर के जरिए कीटाणुरोधी इसको बनाया जाता है, इसको जो जितना भी इस तरह का मेडिकल वेस्ट होता है, क्योंकि वो जाके आगे संक्रमण किसी तरीके का ना पैदा करे। मैं अंत में आप दोनों से पूछना चाहता हूं, और संक्षेप में अगर आप हमें बता पाएं, विमलेंदु आपसे फटाफट मैं समझना चाहता हूं कि क्या किस तरीके से सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या करना चाहिए, 1 2 3 अगर आप बता सकें सरकार को आज से करनी चाहिए चीजें जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। आपने बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी कह दी हैं, लेकिन सबसे पहली बात, हमें लोगों को, नागरिकों को ये जागरूक करना बहुत आवश्यक है कि थिंक बिफोर यू यूज पीपी किट। बहुत जरूरी है कि आप पीपी किट पहनने के पहले सोचें कि आपको पीपी किट की आवश्यकता है क्या और उसको डिस्पोज कैसे किया जाए। साथ ही साथ सरकार को डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये समस्या जो है, कोरोना की समस्या सिर्फ एक अर्बन समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे पैन इंडिया की समस्या है, और ऐसी समस्या है जहां पे वेस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नील के बराबर है देश के रूरल एरियाज में। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीरो है और वेस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीरो है। तो हमें फोकस अपना रूरल इंडिया में या कंट्री साइड में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में
डालना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ हम सबों को अपने वेस्ट को कैसे हम सेग्रीगेट करें और कैसे डिस्पोज करें, इसके बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये समस्या जो है अगले 10 साल 20 साल तक अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद अगले 2 दशक, अगले 3 दशक, कहा जाता है कि समुद्र में जो माइक्रो प्लास्टिक की स्थिति है वो लगभग 3 गुना बढ़ने वाली है कोरोना के चक्कर में। तो सरकार को संभलना पड़ेगा, लोगों को संभलना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य संभल सकता है। हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, मैं 2 आपके लिए साउंड बाइट और चलाना चाहता हूं, ये समझने के लिए कि हमने जब ये स्टोरी करी और जो वहां पर लोग थे उनसे भी हमने बात करी, और किस तरीके से जो वहां पर इस स्टोरी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई तो क्या बाहर निकल कर आया, आपको पहले सुनवाते हैं। आप लोग कहाँ यहीं पे NMCH से लाते हैं सारा? हाँ, इधर घूम जाइए। हाँ, अच्छा, तो इसको यहीं पे जला भी दिया जाता है? कब तब मुंशी कहता था जलाएगा तो जलाते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है, कोई मशीन नहीं है जिसमें कि सबको दे के खत्म करते हैं? ना। अच्छा, ऐसे ही सिर्फ आग लगा देते हैं? हाँ? हाँ। ये आपने सुना, जो वहां पे लोग बेचारे काम कर रहे हैं, मजबूरी है इनकी। पर मंगल पांडे साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और ऐसा यदि किसी संस्थान के द्वारा या अस्पताल के द्वारा किया जा रहा है तो यह उचित नहीं है। अनुपालन नियमों का होना चाहिए, और यदि जानकारी ऐसे किसी संस्थान के बारे में मिलेगी तो उस पर समुचित कार्रवाई भी होगी। और जिन संस्थानों को विभिन्न जिलों की जिम्मेवारी दी गई है, उन संस्थानों से, उन अस्पतालों को भी संपर्क करना चाहिए, और उस संस्थान को भी उन अस्पतालों से, तो कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ से होगा तो बेहतर परिणाम आएगा। और देश के शहरों से भी हम इस खबर को करेंगे और मंत्रियों से भी बात करेंगे, और बिहार को छोड़ेंगे नहीं। मंगल पांडे जी से फिर पूछेंगे कि कार्रवाई क्या हुई उन लोगों के बारे में जिनको आपने ठेका दिया था ये सब डिस्पोज ऑफ करने का तरीके से, और उन्होंने लोगों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ किया है। रहेगी इस खबर पे हमारी लोकतंत्र में बहुत पैनी नजर। छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें और भी हैं, आपको बताया था करनाल की भी एक खबर आपको बतानी है, किसानों वाली, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि मध्य प्रदेश में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक धर्म विशेष को बार बार टारगेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से एक के बाद एक लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। आज जब पूरे देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, देश कान्हा की पूजा अर्चना कर रहा है, आज के दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आपको एक ऐसी तस्वीर आपके सामने दिखाते हैं जो आपको जरूर विचलित करेगी, जिसने देश क्या ही नहीं बल्कि धर्म का बात करने वाले लोगों का भी सर शर्म से झुका दिया है। खाचरोद में एक गोलगप्पे वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग गोलगप्पे वाले के ठेले में लगे पोस्टर को काटते दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गोलगप्पा जो बेच रहा है, गोलगप्पा बनाने वाला जो व्यक्ति है वो मुस्लिम समुदाय से है, और जो ठेले पर पोस्टर लगा हुआ है उस पे सावरिया लिखा हुआ है। सावरिया भगवान कृष्ण का एक नाम है, एक स्वरूप है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के नाम पर अधर्म करते हुए इन लोगों के इस वीडियो में और क्या क्या है, कैसे वो इस मुसलमान गोलगप्पे वाले को, जो इस आदमी, सावरिया एक नाम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे भगवान कृष्ण से ही जोड़ के देखा जा सकता है, कैसे एक आदमी जो बेचारा अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहा है, किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, उसको ये लोग धमका रहे हैं, उसके ठेले पर लगे पोस्टर को फाड़ रहे हैं और उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के नाम पर सबसे बड़ा आधार। हमारा कोई मतलब इनसे मतलब नहीं, बस हमने बोला नहीं हटा देंगे, बस तो अभी तो हटाई का भाज थारा धंधो कर चालू हुई, समझ गए ने थारो काम तो कर, थारा भगवान का नाम लगन कर, था भगवान ने साथ दे थारा कहीं। मध्य प्रदेश में कृष्ण का नाम लेकर लिंचिंग क्यों? कल से ही वोट हट जाएगी, कल से नहीं, तू कल करना जो धंधो ले जा वापस फिर यहाँ से, कल से आज लगन थारा धंधो कर, और नाम भी देना चाहिए थारा नीचे लिखो तो। हे कृष्ण, ऐसे अधर्मियों से बचाओ। लिख ले, थारो नाम लिख ले, कहीं भी चला तो 786 लिख ले, 1520 लिख, थारो मन पड़े तू तो यार धंधो करना है, आज तो अपनी फाड़ी निकाल फेंक, या चक्कू काट के निकाल के फेंक। तस्वीरें देखिए,
तस्वीरों में एक गोलगप्पे का ठेला है, अरे मोबाइल से पूछ सर्च करे तो ये खावाला थारा मोबाइल नंबर गोलगप्पे बेचने वाला है और साथ ही कुछ लोग हैं जो गोलगप्पे वाले का वीडियो बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। थारा धंधो करना नहीं, थारा नाम का धंधा नाम से कर बस। आज का तो मौका दे दो। क्यों इस गोलगप्पे वाले को इन लोगों ने घेरा हुआ है? क्यों इसका वीडियो बनाया जा रहा है? क्यों इसके ठेले पर लगे पोस्टर को चाकू से फाड़ा जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब कुछ ही मिनटों में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद का है और यहाँ भगवान कृष्ण का नाम लेकर कुछ लोग पाप कर रहे हैं। पाप इसीलिए क्योंकि गोलगप्पे बेचने वाले का धर्म मुस्लिम है और उसके ठेले पर भगवान कृष्ण का नाम यानी सांवरिया लिखा है। आपको आगे की कहानी के बारे में बताएं, उससे पहले सुनिए कि वीडियो बना रहे इस शख्स को आखिर इससे क्या दिक्कत है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके लिए रुक रहे हैं। हरियाणा में किसानों की पिटाई का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किसानों के पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर जो एसडीएम का एक वीडियो वायरल हुआ उस पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई नहीं होगी। 28 अगस्त को करनाल के एसडीएम ने पुलिस को लाठीचार्ज कर किसानों का सर फोड़ने का आदेश देता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला साहब जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स ऑन ऑफ भारत पे आपका स्वागत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो एक वीडियो वायरल हुआ था, एसडीएम साहब कह रहे थे कि भाई मैं लिखित में दे रहा हूं और स्पष्ट समझ लो, जो किसान यहां पर आया उसका सर फोड़ देना। सर, प्रशासनिक कार्रवाई में क्या इस तरीके की भाषा बिल्कुल ठीक है? देखिए, जब एक ऑफिसर ओथ लेता है टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उस एथिकल हाई ग्राउंड्स को इस वीडियो को देखते हुए उस ऑफिसर ने मीट नहीं किया और उसका रिप्लाई उस ऑफिसर से मांगा है। कल भी उसने खेद प्रकट किया है और मुझे लगता है जैसे उसका रिप्लाई आएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। दुष्यंत जी, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया उसी दिन का है, हो सकता है उस जगह पर वो घटना ना हुई हो, पर कई जगह पर देखा गया कि किसानों के साथ मारपीट हुई। कुछ जगह पर यह भी सामने आया कि हाँ कुछ झड़पें भी हुई हैं, लेकिन किसानों को कई जगह बहुत बुरी तरह मारा गया। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई। तो लोगों का आरोप यह है कि सरकार की इमेज भी इससे हरियाणा की खराब होती है। लगता है कि कहीं सोचा समझा था कि इस तरह का कार्रवाई हो। से 15 किलोमीटर दूर की घरोंडा की है और उस समय जहां वो घटना हुई है, जिसका वीडियो आपके सामने आया है, लाठीचार्ज जहां हुआ, वहां पर पुलिस के ऊपर कुछ लोगों ने कस्सी से वार किया और पुलिस वालों को 2 बार कस्सी लगी। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उस सिचुएशन में कोई भी होगा, अगर उसकी जान पे बात आगी तो माड़ा लेकर तो इंतजार नहीं करेगा और उसका रिएक्शन पुलिस ने किया, तब जाके वहां ऐसी व्यवस्था बढ़ी। सर, पर ये जो सवाल उठ रहा है कि जैसे लोगों के सर बड़े सारे किसानों के फूटे हैं, लहूलुहान किसान दिखाई पड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं कि एक तरीके का संवेदनशीलता है कि जो वहां पर ऑफिसर है वो सिर्फ उस बात को बयान करता दिखाई पड़ा जो शायद सरकार की तरफ से मंशा होगी कि सख्ती से निपटा जाए, चाहे सर फोड़ दो, चाहे कुछ भी करो, पर सख्ती से निपटो। नहीं, इन दोनों चीजों को आप मिला नहीं सकते। वो एक अलग जगह उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था जहां वो बयान दिया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी अलग होगी। जो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कार्रवाई करी है घरोंडा टोल के ऊपर, जहां का वीडियो आप देखते हैं लाठीचार्ज हो रहा है, उससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो कस्सी से अटैक भी पुलिस के ऊपर पहले हुआ और जो घटना हुई एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी तरफ से उस पर पूरा बयान दिया है। जी दुष्यंत जी, कार्रवाई की बात पर लेकर भी ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार एक मत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शब्दों का चयन कुछ और हो सकता था, लेकिन एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए पहले उस अफसर का रिटन रिप्लाई तो आने दीजिए, क्या वो अपने एथिकल ग्राउंड मेंटेन करता है नहीं करता है, उसके बाद की बातें हैं। सर, आप एक युवा नेता हैं, आप हरियाणा से आते हैं, आप भी किसानों से जुड़े हुए नेता हैं। आपको लगा कि प्रथम दृष्टया देखते हुए, प्राइमा फेसाई देखते हुए उस ऑफिसर ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, जो बातें कही, वो करनी चाहिए थी उनको?
जितना मैं समझ सका हूँ 2018 बैच का IAS ऑफिसर है, 3 साल आज नौकरी में हुए हैं। युवा जोश में एग्रेशन अगर आया है तो गलत है, उसको समझकर चलना चाहिए था, और गलती हुई है तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। पर दुष्यंत जी, मतलब युवा होने का शायद जो ताकत का नशा था वो ज्यादा था, क्योंकि युवा तो आप भी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा तो आप बात कर रहे हैं, संयमित रूप से बात कर रहे हैं, वो ऑफिसर दिखाई पड़ रहा है, वो पुलिस वालों को कह रहा है कि सर फोड़ दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहां से कोई बिना सर फूटे निकलना नहीं चाहिए। तो हर आदमी तो दुष्यंत नहीं बन सकता। तो पर दुष्यंत एग्जाम्पल, अगर हर आदमी दुष्यंत बन जाए और मेरे जैसा काम व्यक्ति बन जाए तो सारे फिर राजनीति में कामयाब नहीं हो जाएंगे। नहीं, लेकिन दुष्यंत एग्जाम्पल तो सेट कर सकते हैं ना। मेरा भी शायद टेम्परामेंट एक जितना ना हो। सही बात है, पर दुष्यंत एग्जाम्पल तो सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको मैंने सबसे पहले बोला कि जिस तरह की घटना हुई है निंदनीय है, जिस तरह के शब्द उस अफसर ने यूज करे थे, अगर पहले सबसे किसी ने बोला तो मैंने बोला था, क्योंकि मेरी उम्र का है। आज जो किसानों की पंचायत हुई घरौंदा में, उन्होंने कहा कि जो 6 तारीख तक अगर सरकार इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उनकी मांग है कि इस अफसर के खिलाफ गैर आयतन हत्या का मुकदमा इसके ऊपर करा जाए। अगर सरकार इस अफसर के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो एक बड़ा आंदोलन इसी बात पर किसानों का चलेगा पूरे हरियाणा में। चलिए, वो नेता जो कुछ कहें, उनसे पहले ये पूछिए कि 9 महीने में से 7 महीने हो गए, आपने एक बार चर्चा क्यों नहीं करी? केंद्र के बारी बारी बुलावे पे क्यों नहीं जाके उनने किसानी बचाने का काम किया? वो तो ये कहते थे कि इससे MSP खत्म हो जाएगी। क्या MSP खत्म हुई? वो तो कहते थे मंडियां बंद हो जाएगी। परसों हमने 56 एकड़ की नई मंडी के लिए ज़मीन खरीदने का काम किया। वो तो कहते थे किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। कोई 1 इंच ज़मीन बताइए जो कब्जा हो। उन लोगों का एजेंडा कुछ और है। वो आज के दिन किसानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़कर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। लीडर्स पंजाब और उत्तर प्रदेश की, राजनीति हरियाणा में हो रही है, सड़कें हरियाणा की बंद होती है। इम्पैक्ट किसकी इकोनॉमी पे आता है? चाहे एग्रीकेरियन इकोनॉमी हरियाणा की नीचे गई हो, चाहे हमारी इकोनॉमिकल इकोनॉमी गई हो। आज के दिन इंडस्ट्री जो राई में, बहादुरगढ़ में बंद पड़ी है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ तो हरियाणा प्रदेश को हुआ है। पर किसान आज कहते हैं कि क्यों नहीं पूछते कि उनने 7 महीने पे चर्चा क्यों नहीं करी दोबारा? वो कह रहे हैं जनवरी से सरकार ने कह दिया है कि फोन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं फोन एक कॉल दूर है। कौन से नंबर पे फोन करते हैं? ना तो वहां पे कृषि मंत्री जी बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए तो सरकार को आमंत्रण देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। मैं आज देता हूं आपके माध्यम से, आप उनसे मध्यस्थता कर लीजिए। बस मैं भिजवा दूंगा, तोमर जी से मैं समय ले लूंगा, मैं साथ चलूंगा। उनको तैयार तो आप करिए। आप उनमें से 40 लोगों से आप अलग अलग बाइट लेके देख लीजिए, उन 40 की सहमति नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि दे हैव बिकम अ लीडरलेस मूवमेंट नाउ। वो 40 लीडर्स अपने आप में नेता हैं, उनकी खुद की सहमति नहीं बनती इस मुद्दे पर। तो दुष्यंत जी, आप तोमर साहब से अगर समय ले लेंगे तो मैं बिल्कुल जाके उन 40 किसानों से खुद जाके एक से पूछ समय लेकर दे दीजिए, मैं खुद बस लेके आऊंगा। सर मैं कल सुबह निकल जाऊंगा मैं सबसे बात करने के लिए, फिर मैं आपको फोन करके पूछूंगा किस समय इन्हें कहां भेजना है। बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा कि अगर आप उन 40 को इकट्ठा कर पाए। दुष्यंत जी, अंत में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मूवमेंट चला ही जा रहा है, अब वो बात कर रहे हैं नेताओं की गलती है, सरकार की गलती है, ये तो एक वार्तालाप का विषय है, कॉन्वर्सेशन का है, लेकिन आपको लगता है कि इतने लंबे मूवमेंट के कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता जो होनी चाहिए उससे उसको हैंडल नहीं हो पा रहा है? सरकार संवेदनशील है, मगर आज जो एक दोनों सरकार के और किसानों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए था, मुझे लगता है वो ट्रस्ट फैक्टर कमजोर हुआ है। उसको बिल्डअप करना पड़ेगा और उन किसान नेताओं को ही बड़प्पन दिखाकर बिल्डअप करना पड़ेगा। सरकार पूरी तौर पर तैयार है। कांग्रेस का आज कहना है कि वो इस घटना को, जो करनाल वाली घटना है और एसडीएम के ने जो कहा, उसको लेकर NHRC जाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस अब किसानों के साथ आ रही है तो उसका कुछ राजनीतिक फायदा भी होगा कांग्रेस पार्टी को? पहले कांग्रेस क्या, सारी पार्टियां पहले दिन से इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर बैठी है। कांग्रेस के लीडर्स तो वोकेशनली जा जाके धरनों पर खाना खा के आते थे, रोटी दे के आते थे। इनसे पूछिए इन्हें विधानसभा में क्यों नहीं ये बातें उठाई? जब मुद्दा आया डिस्कशन का लोकसभा में, विधानसभा में, तो इनके पास विषय नहीं था जवाब देने को। आपको लगता है इसका कुछ राजनीतिक जो फॉल आउट होगा
उसमें कुछ जेजेपी नई पार्टी है, आपकी पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती आई है, फॉल आउट आपके ऊपर भी पड़ेगा? देखिए, फॉल आउट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कब पड़ेगा, तो आने वाले भविष्य की गर्भ में है। मगर आज के दिन हरियाणा प्रदेश में मैंने पहले दिन कहा था एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी, अगर कभी होगा तो मैं रिजाइन दूंगा, और मैंने तो होने नहीं दी। मैंने तो 15,500 करोड़ से ऊपर रुपया किसानों के खाते में भेजा है, और आप हरियाणा के किसी किसान से पूछ सकते हैं। किसी की पेमेंट डिले हुई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ 1.25 करोड़ रुपया हमने एडिशनल देने का काम किया। 360 करोड़ रुपया जो मंडी की दामी बनती है वो हमने आड़तियों के खाते में भेजने का काम किया, और हमें देखकर पंजाब ने मॉडल फॉलो किया है, और हमारा तो ये प्रयास है कि देश इसको फॉलो करे। और अब भी आने वाले सीजन की प्रिक्योरमेंट 25 सितंबर से पैडी की, और 1 अक्टूबर से बची फसलों की, और 1 नवंबर से मूंगफली की हम शुरू करेंगे। हमने ये पहले अनाउंस कर दिया है, और उसकी पूरी तौर पर तैयारी हम कर चुके हैं। अंत में सर, क्या मुख्यमंत्री हरियाणा और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हरियाणा इस बात को लेकर एक मत है, जो घटना हुई इसमें जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। बयान चाहे आप दोनों के अलग अलग आए, बिल्कुल एक मत है, और जैसे उसका रिप्लाई आएगा उसके खिलाफ जो फर्दर कार्रवाई होनी है वो। दुष्यंत रॉय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स ऑन ऑफ भारत पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद यही है कि कोशिश जो ऑफिसर है, जिस तरीके का उसका व्यवहार था, इसको बहुत सख्ती से सरकार लेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उम्मीद यही करते हैं कि जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, दुष्यंत चौटाला जैसे पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात पे एक एग्जाम्पल सेट जरूर करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र।